इस टॉपिक में डिफरेंट एसेट्स क्लासेस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जब आप इन्वेस्टमेंट प्लान करते हैं तो समझना ज़रूरी होता है कि एसेट्स क्लास अलग होता है। हर एक के अपने एडवांटेज, डिसएडवांटेज और रिस्क होते हैं। तो चलिए समझते हैं कि ये एसेट्स क्लासेस को और कैसे आप इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और क्या-क्या ऑप्शन हैं इन्वेस्टमेंट के। तो एसेट्स क्लास की बात करें तो एसेट्स क्लास का मतलब होता है कि इन्वेस्टमेंट एवेन्यू जो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक शेयर करते हैं, ये एसेट्स क्लास आपको अलग अलग तरीके से रिटर्न और रिस्क ऑफर करते हैं। ब्रॉडली हम एसेट्स क्लासेस को 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं: रियल एस्टेट, कमोडिटीज, इक्विटी एंड फिक्स्ड इनकम। चलिए एक एक करके इन कैटेगरीज को डिटेल्स में समझते हैं ताकि आप अपने फाइनेंशियल गोल के हिसाब से डिसाइड कर सके कि आपको पैसा कहां इन्वेस्ट करना चाहिए। रियल एस्टेट से शुरू करते हैं। रियल एस्टेट क्या होता है? हम लोग सारे लोग जानते हैं रियल एस्टेट क्या होता है। रियल एस्टेट वो एसेट्स क्लास है जिसमें लोग सबसे ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं और इसको काफी पॉपुलर माना जाता है। एग्जाम्पल के लिए कि अगर आप अपना घर खरीदते हैं तो आप अपने लाइफ का सबसे बड़ा खर्च आप उठा रहे हैं, लेकिन ये एक्सपेंस होता है, इन्वेस्टमेंट नहीं। अगर आप अपना घर खरीद रहे हैं तो क्या ये इन्वेस्टमेंट है या फिर आपका एक्सपेंसेस है? आप खुद के रहने के लिए अगर घर खरीद रहे हैं तो ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये आपका खुद का एक्सपेंसेस है। क्योंकि अगर आपको ये घर बेचना पड़ा तो वापस से आपको एक नया घर लेना पड़ेगा जो आपके लाइफ स्टाइल को अफेक्ट कर सकता है। तो आप रियल एस्टेट में अलग अलग तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं। हम लोग के पास और भी ऑप्शन भी हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं कि रियल एस्टेट एज एन एसेट्स, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एसेट्स क्लास, लार्जली ड्यू टू द परचेज ऑफ होम्स फॉर सेल्फ ऑक्यूपेशन, खुद के रहने के लिए, rather देन एज एन इन्वेस्टमेंट। ज्यादातर जो इन्वेस्टर हैं वो खुद के रहने के लिए घर लेते हैं। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कम लोग हैं जो इसको यूज करते हैं। नॉट ऑल रियल एस्टेट परचेजेस आर इन्वेस्टमेंट। सेलिंग अ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी मे नेगेटिवली इंपैक्ट लाइफ स्टाइल। जैसा कि मैंने आपको कहा कि अगर आप इन्वेस्टमेंट अपने खुद के रहने के लिए घर खरीद रहे हैं और अगर आपने उसको बेचना चाहा, जब बेचेंगे तो आपको नया घर लेना पड़ेगा, तो आपकी जो लाइफ स्टाइल है उस पर नेगेटिवली इम्पैक्ट पड़ेगा। मे बी टैक्स बर्डन पड़ जाएगा, आपको एक्स्ट्रा खर्चे का। नया घर लेना तो ज़्यादा महंगा होगा, तो ये इम्पैक्ट हो सकता है। टाइप ऑफ रियल एस्टेट की बात करें तो हमारे पास किस किस तरह का, एक रेसिडेंशियल है जिसमें हम लोग रहते हैं, रेसिडेंशियल रियल एस्टेट, लैंड, कॉमर्शियल रियल एस्टेट्स, ये होते हैं। तो रेसिडेंशियल रियल एस्टेट जैसे घर या फ्लैट की बात कर सकते हैं हम लोग, लैंड जमीन खरीदना जिसको कहते हैं, कॉमर्शियल रियल एस्टेट ऑफिस या शॉप के लिए हम लोग खरीदते हैं। तो ये है रियल एस्टेट। अब बात करते हैं कि की ट्रेट ऑफ रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट, मतलब क्या क्वालिटी है रियल एस्टेट में। सबसे इंपॉर्टेंट जो रियल एस्टेट में होता है वो क्या होता है? लोकेशन। आपका घर, आपकी जो प्रॉपर्टी है वो किस लोकेशन में है, उससे ही डिसाइड होता है कि उसकी प्रॉपर्टी का वैल्यू क्या है। तो लोकेशन इज किंग। आपकी प्रॉपर्टी का वैल्यू मोस्टली लोकेशन पे डिपेंड करता है। एक प्राइम लोकेशन वाली प्रॉपर्टी का वैल्यू ज्यादा होगा। तो द मोस्ट क्रूशियल फैक्टर डिटरमाइनिंग द परफॉर्मेंस ऑफ रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट, लोकेशन इज किंग। फिर है इलिक्विडिटी। इलिक्विडिटी का मतलब रियल एस्टेट को कैश में कन्वर्ट करना आसान नहीं होता है। घर बेचने में काफी टाइम लग सकता है। अगर आपने आज सोचा कि आपका फ्लैट बेचना है या फिर आपको अपनी जमीन बेचनी है, तो ये म्यूचुअल फंड की तरह या एफडी की तरह या फिर बैंक में डिपॉजिट से विड्रॉ करने जैसा नहीं होता है। इसमें आपको ब्रोकर को खोजना पड़ेगा, फिर बायर को खोजना पड़ेगा, बहुत सारी चीजों को देखना पड़ेगा, उसके बाद आप बेच पाते हैं। तो इलिक्विडिटी मतलब बहुत लिक्विड नहीं है, इलिक्विडिटी है। इसका मतलब है कि आपको थोड़ी मुशक्कत उठानी पड़ेगी इसको बेचने में। तो रियल एस्टेट इज नॉट इजी टू कन्वर्ट इनटू कैश क्विकली। ठीक है, ये क्या है? ये इसका विड्रॉ है। इनडिविजिबिलिटी, रियल एस्टेट कैन नॉट बी सोल्ड इन पार्ट। अब आपको अगर मान लेते हैं पैसे की जरूरत है, पैसे की जरूरत है, तो आप घर का आधा हिस्सा नहीं बेच सकते हैं, आपको पूरी प्रॉपर्टी सेल करनी पड़ सकती है।
तो रियल एस्टेट को आप टुकड़ों में नहीं बेच सकते हैं, जितना है आपको पूरे ही बेचने पड़ेंगे। तीसरा है फिजिकल एंड फाइनेंशियल फॉर्म। इन्वेस्टर कैन इन्वेस्ट इन बोथ फिजिकल एंड रियल एस्टेट एंड फाइनेंशियल प्रोडक्ट रिलेटेड टू रियल एस्टेट। बहुत सारी चीजें हैं। अब क्या है कि आप फिजिकल रियल एस्टेट में फिजिकल आप जमीन देख रहे हैं, फ्लैट देख रहे हैं, शॉप देख रहे हैं, ये सारे देख रहे हैं। लेकिन अगर आप फाइनेंशियल फॉर्म में उसको देखना है, फाइनेंशियल फॉर्म में अगर आपको फिजिकल में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और फाइनेंशियल फॉर्म में, फाइनेंशियल फॉर्म का मतलब ये हुआ कि आप क्या है कि ये म्यूचुअल फंड काइंड का, आप इसको देख नहीं सकते हैं, आप इसको देख नहीं सकते हैं। तो आज के डेट में REIT रीट है, ठीक है ना, फिर INVT, ये सब फॉर्म में क्या है, म्यूचुअल फंड के फॉर्म में है। तो ये कंपनी क्या करती है, ये रियल एस्टेट में ही पैसा लगाती है, तो आप सिर्फ उसमें ही पैसा लगा सकते हैं। तो दोनों फॉर्म अवेलेबल है। इनकम जनरेशन, रियल एस्टेट कैन जनरेट इनकम इन बोथ द फॉर्म, रेंट अपार्ट फ्रॉम द कैपिटल एप्रिसिएशन। रियल एस्टेट लेने का दो फायदा होता है। एक तो क्या होता है कि आप अगर सही लोकेशन में लिया है तो आपको हर महीने रेंट भी आ सकता है और आपके कैपिटल भी अप्रिशिएट हो सकते हैं। जो पैसा आपने लगाया, सपोज किया कि आपने 1 CR का एक प्रॉपर्टी खरीदा, अब वो उसमें आपने मंथली आपको रेंट आ रहा है, तो रेगुलर इनकम एक तरह का, एक रेगुलर इनकम आपको आ ही रहा है। दूसरा, ये 3 इयर्स के बाद, 2 इयर्स के बाद इसकी वैल्यू बढ़ सकती है। तो से कि अभी 1 करोड़ है, कुछ दिन के बाद 1.25 करोड़ भी हो सकती है। तो ये दोनों चीज करती है, क्या करती है, रेगुलर इनकम भी देती है और कैपिटल एप्रिसिएशन भी होती है। नेक्स्ट है कमोडिटीज। कमोडिटीज क्या होता है, कमोडिटीज के बारे में हम लोग सुनते हैं। कमोडिटीज एक और एसेट्स क्लास है जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कमोडिटी की बात करें तो एग्रीकल्चर कमोडिटीज, फिर पेट्रोलियम कमोडिटीज, पेट्रोलियम प्रोडक्ट। तो एग्रीकल्चर कमोडिटीज में जैसे दाल, चावल, स्पाइसेस, ये क्या है, ये एग्रीकल्चर कमोडिटीज है। और पेट्रोलियम प्रोडक्ट, जो पेट्रोलियम कमोडिटीज है, जैसे पेट्रोल, डीजल, ये पेट्रोलियम कमोडिटीज है। मेटल्स में जैसे गोल्ड, सिल्वर, ये सारे क्या है, मेटल कमोडिटीज हैं। तो पीपल आर फेमिलियर विद द वेरियस कमोडिटीज लाइक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, स्पाइसेस, दाल, चावल, मसाले, कुछ भी। पेट्रोलियम की बात करें तो पेट्रोल, डीजल, ये कर सकते हैं। और मेटल की बात करें तो गोल्ड एंड सिल्वर, ठीक है। इसमें इन्वेस्टमेंट के क्या ऑप्शन है, नॉट ऑल कमोडिटीज आर इन्वेस्टेबल ड्यू टू चैलेंजेस सच एज पेरिशेबिलिटी और स्टोरेज स्पेस रिक्वायरमेंट। पेरिशेबिलिटी का मतलब होता है वो जल्दी खराब हो सकते हैं, ठीक है, जल्दी खराब हो सकते हैं, उसको स्टोर करना मुश्किल है, तो खराब के कारण स्पेस ज्यादा लेगा, उसके कारण भी। तो नॉट ऑल कमोडिटीज आर इन्वेस्टेबल ड्यू टू challenges such as perishability or storage space requirement. Commodity derivatives exist but are not ideal for long term. Long term के लिए आप commodities को invest नहीं कर सकते due to high leverage and short term contract. अब क्या है कि इनमें सबसे ज्यादा जो commodity invest करने का possibilities है वो क्या होता है, गोल्ड में और सिल्वर में। लेकिन इनमें से सबसे कम जो इन्वेस्टमेंट होता है वो क्या होता है, ये कमोडिटी जो पेरिसेबिलिटी है, जिसमें पेरिसेबल हैं। क्योंकि कुछ कमोडिटीज पेरिसेबल होते हैं जैसे दाल, चावल, जिनकी स्टोरेज मुश्किल होती है, लेकिन कमोडिटीज डेरिवेटिव जैसे गोल्ड, सिल्वर में आप आसानी से इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये सारे कमोडिटीज हैं। नेक्स्ट, अब गोल्ड एंड सिल्वर एज ए इन्वेस्टमेंट कमोडिटी, सबसे ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट होता है वो गोल्ड और सिल्वर में होता है। तो गोल्ड एंड सिल्वर आर ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड एज ए इन्वेस्टमेंट एसेट्स। गोल्ड का एक्सचेंज रेट हर कंट्री में अपना एक रेट होता है। तो गोल्ड अगर आपके पास है तो आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि गोल्ड का क्या रेट है। तो अगर बहुत सारे लोग हैं जो गोल्ड पे यकीन करते हैं कि गोल्ड ही रखना चाहिए, तो एक तो क्या है ये कि ग्लोबली एक्सेप्टेड है, तो गोल्ड और सिल्वर के प्राइस हर देश में ऑलमोस्ट सेम होते हैं क्योंकि ये ग्लोबली ट्रेड होते हैं।
आप फॉरेक्स रेट के थ्रू इजीली इनके प्राइस को समझ सकते हैं। दूसरा क्या है, ये सेफ हेवन कहा गया है, सेफ हेवन। यहां पे आप प्राइस ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर आर जनरली अलाइंड ग्लोबली, आप देख सकते हैं, एंड आर इन्फ्लुएंस बाय फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड लोकल कॉस्ट, ये आप देख सकते हैं। दूसरा है हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है, गोल्ड एंड सिल्वर हैव बीन यूज्ड फॉर सेंचुरीज एज ए स्टोर ऑफ वैल्यू एंड इन्वेस्टमेंट इन इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स। गोल्ड इज ऑफन कंसीडर्ड एज ए सेफ हेवन ड्यूरिंग इकोनॉमिक और करेंसी क्राइसिस। सबकी प्राइस गिर जाती है, गोल्ड की प्राइस नहीं गिरती है। सेफ हेवन एसेट्स, गोल्ड का को अक्सर लोग सेफ एसेट्स माना जाता है कि स्पेशली जब इकोनॉमी में अनसर्टिनिटी होती है, जैसे अगर किसी देश की इकोनॉमी फेल हो जाती है तो लोग गोल्ड खरीदते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे एपेक्स जो बैंक होते हैं, सेंट्रल बैंक होते हैं, वो गोल्ड रिजर्व रखते हैं। तो एक चीज क्या है कि इसमें आपको कभी भी इसमें कैपिटल अप्रिसिएशन मिलेगा। मैनी सेंट्रल बैंक स्टिल होल्ड सिग्निफिकेंस गोल्ड रिजर्व, है ना। अब क्या है, इसमें कैपिटल अप्रिसिएशन आपको मिलेगा, कैपिटल एप्रिसिएशन ये आपको हो जाएगा, रेगुलर इनकम नहीं मिलेगा इसमें, रेगुलर इनकम आपको नहीं मिलेगा इसमें। तो कैपिटल है, अगर आपने 10 साल पहले जो गोल्ड खरीदा होता तो आज उसका वैल्यू काफी बढ़ चुका होता, लेकिन अगर आपने गोल्ड को सेल नहीं किया तो वो आप अभी तक रेगुलर इनकम भी नहीं दे रहा है, एप्रिशिएट हो गया है। तो आप अगर आपने 10 इयर्स पहले अगर आपने गोल्ड लिया होगा, सपोज के 20,000 10 ग्राम 20,000 10 ग्राम आपके पास है, आपने 20,000 दिया, आज के डेट में ये 72,000 के आसपास होगा, लेकिन आपको इसमें रेगुलर इनकम नहीं मिला, कैपिटल एप्रिशिएट हुआ है। तो ये फर्क है गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने का। अब हम लोग बात करते हैं फिक्स्ड इनकम। हाँ, कैपिटल एप्रिसिएशन जो मैंने कहा, चैलेंजेस इसमें क्या है कि कैपिटल एप्रिसिएशन ओनली दिस कमोडिटी डू नॉट जनरेट करंट इनकम, जैसे कि हम लोगों ने रियल एस्टेट में देखा कि कोई करंट इनकम नहीं मिलता है, सिर्फ कैपिटल एप्रिसिएशन होता है। सो इन्वेस्टर रियलाई सोनली ऑन द प्राइस एप्रिसिएशन। प्योरिटी इश्यूज, इसमें एक और प्रॉब्लम होता है कि डिफरेंट डिग्रीज ऑफ प्योरिटी एग्जिस्ट, 24 कैरेट, 22 कैरेट, 18 कैरेट, मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर द एवरेज इन्वेस्टर टू एसेस क्वालिटी विदाउट अ सर्टिफिकेशन। तो आपको हॉलमार्क अगर आप लेते हैं तो वो सबसे टॉप क्वालिटी का, जब कभी भी आप उसको बेचना चाहे तो हॉलमार्क में आपको 100% मिल जाता है। तो ये एक फायदा होता है, और एक नुकसान ये है कि आपको ये डिपेंडेंट होना पड़ेगा इस सर्टिफिकेट पे, हॉलमार्क पे, ये डिपेंडेंस होना पड़ेगा। तो ये इनके प्रोज और कॉन्स थे कमोडिटीज के, स्पेशली हम लोग गोल्ड और सिल्वर की बात करें तो। अब बात करते हैं फिक्स्ड इनकम डेफिनेशन। फिक्स्ड इनकम क्या होता है? फिक्स्ड इनकम एसेट्स वो इन्वेस्टमेंट होते हैं जिसमें आप किसी को पैसा उधार देते हैं। मतलब आप कंपनी को, जैसे आपने बॉन्ड खरीद लिया, और बॉन्ड खरीद लिया तो क्या बॉन्ड आप जब खरीदते तो कंपनी को पैसा चाहती तभी तो, या गवर्नमेंट को पैसा चाहिए, उन्होंने बॉन्ड इशू किया, आप कंपनी को या गवर्नमेंट को आप पैसा क्या करते हैं, उनको उधार देते हैं, और उसके बदले में आपको एक रेगुलर इंटरेस्ट मिलता है। ये जनरली सेफर होते हैं कंपेयर टू इक्विटी। अगर इक्विटी की बात करें तो उनसे थोड़ा सा ये सेफ होता है, लेकिन इसमें रिटर्न लिमिटेड होता है। तो बात करते तो इनकम, फिक्स्ड इनकम रेफर टू बोरोइंग वेयर द बोरोवर रिटर्न द प्रिंसिपल विद इंटरेस्ट टू द लेंडर। अब जैसे आपने 1000 रुपीज का एक बॉन्ड है, गवर्नमेंट ने इशू किया, ये अभी मिल रहा है आपको 900 में, आपने ले लिया 900 में, ठीक है, और ये हर साल आपको 10% कूपन रेट दे रहा है, तो मतलब 100 रुपीज आपको हर साल आ रहा है इसमें। तो ये रेगुलर इनकम हो गया, फिक्स्ड इनकम, और मेच्योरिटी होने के बाद ये आपको 1000 रुपीज देगा। से कि ये 5 इयर्स के लिए है, 5 इयर्स के लिए बॉन्ड है, तो आपने 1000 रुपीज लगा करके 5 इयर्स का बॉन्ड लिया। अब इस बॉन्ड का क्या वैल्यू हो गया,
कि हर साल आपको 10% कूपन रेट मिल रहा है। कूपन रेट का मतलब हर साल आपको 100 रुपीज फेस वैल्यू पे मिल रही है, तो अगले 5 साल तक आपको 500 मिला इस पे, 5 साल तक होल्ड करने में, प्लस आपने इसको खरीदा था 900 पे, तो ये मेच्योर होकर के कितना मिला आपको 1000। टोटल आपने लगाया कितना 1000, आपको मिल कितना रहा, आपको यहाँ पे 1000 नहीं, टोटल आपने लगाया 1000, टोटल आपने लगाया 900 और आपको मिल कितना रहा है, यहाँ पे आपको मिल रहा है 1000। ये कूपन रेट अगले 5 साल तक मिला, और ये 1000 मेच्योरिटी के बाद आपने लगाया कितना था 900, मिल कितना रहा। तो ये एक तरह का एग्जाम्पल है फिक्स्ड एसेट्स के लिए, फिक्स्ड इनकम के लिए। तो बॉन्ड एक कॉमन फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट है जो कंपनीज या गवर्नमेंट इशू करते हैं और पैसा रेस करने के लिए। फिक्स्ड डिपॉजिट, आप अगर बैंक में पैसा जमा करते हैं और आप फिक्स्ड इनकम आपको मिल रहा है, तो ये भी एक फिक्स्ड इंटरेस्ट आपको मिल रहा है, ये भी एक तरह का फिक्स्ड इनकम है जिसमें आपको रेगुलर पैसा मिले, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, फिक्स्ड इनकम कहते हैं। इनकम फ्रॉम बॉन्ड, अब जो मैंने आपको बोला है इनकम फ्रॉम बॉन्ड, मैनी बॉन्ड प्रोवाइड रेगुलर इंटरेस्ट इनकम, जो अब जीरो कूपन इंटरेस्ट है वो आपको सिर्फ मेच्योरिटी देगा। एक होता है जीरो कूपन बॉन्ड, जीरो कूपन बॉन्ड, ये कोई कूपन नहीं देगा, सिर्फ मेच्योरिटी में मिलेगा। यहां पे जैसे आपको हर साल मिला उसी तरह आपको कहीं पर भी, जैसे एक होता है जीरो कूपन बॉन्ड। सपोज कीजिए कि कोई एक बॉन्ड है 1000 रुपीज इसका फेस वैल्यू है, ठीक है, इसकी प्राइस ट्रेडिंग हो रही है 900 में, मार्केट वैल्यू क्या है 900, और ये 5 साल के लिए है, ये 5 इयर्स के लिए है। अब क्या हुआ कि ये 5 इयर्स के लिए है, आप इसको खरीदे 900 में, 900 में खरीदे जो आपको मैंने पहले बोला अभी, और इसका जो कूपन इंटरेस्ट है जीरो कूपन बॉन्ड रहेगा, तो इसमें कोई भी कूपन इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, सिर्फ मेच्योरिटी वैल्यू मिलेगी। लेकिन अगर जीरो कूपन बॉन्ड नहीं है तो कूपन रेट रहेगा। सपोज कीजिए कि इसका 10% कूपन रेट है, 10%, तो फेस वैल्यू पे आपको 10 इस पे नहीं मिलेगा, इस पे मिलेगा, यहां पे 100 इस साल मिला, फिर 100 मिलेगा, फिर 100 मिलेगा, फिर 100 मिलेगा, फिर 100 मिलेगा, प्लस मेच्योरिटी आपने इसका 1000 है, ये 900 मिला ना। तो ये टोटल मिला के आपने इन्वेस्टमेंट किया 900, आपको मिला 1000। लेकिन जीरो कूपन बॉन्ड में आपको कोई ये जो कूपन है ये नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मैनी बॉन्ड प्रोवाइड रेगुलर इंटरेस्ट इनकम कॉल्ड करंट इनकम। इसको हम लोग, ये जो इनकम आया ये 100, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, करंट इनकम, करंट इनकम, ठीक है। अब कैपिटल गेन और लॉस में अकर इफ बॉन्ड आर ब्रॉट और सोल्ड इन द सेकेंडरी मार्केट, बट होल्डिंग बॉन्ड अंटिल मेच्योरिटी टिपिकली रिजल्ट इन नो कैपिटल गेन। अब देखो कि बॉन्ड अगर हम लोग खरीदते हैं, रेगुलर बॉन्ड, आपको हर साल एक क्वार्टर, एक फिक्स्ड क्वार्टर में एक फिक्स्ड इंटरवल पे आपको इंटरेस्ट मिलता है जो आपको स्टेबिलिटी देता है। कैपिटल गेन पॉसिबल होता है अगर आप बॉन्ड को मैच्योरिटी से पहले बेच देते हैं, तो आपको कैपिटल गेन या लॉस हो सकता है। अगर मान लेते ये 900 आपको होल्ड करना है 5 इयर्स के लिए, तो ये कैपिटल गेन तब होगा जब आप पूरा मैच्योर, आप मैच्योरिटी होने के बाद आप बेचेंगे। सपोज करो कि आपने यहीं पे बेच दिया और इसका जो वैल्यू है अभी मार्केट में वो 930 है, तो कैपिटल हुआ नहीं, अप्रिशिएट नहीं हुआ। हो सकता है ये 830 भी हो, 850 भी हो, लॉस भी हो सकता है ना। तो कैपिटल गेन पॉसिबल है अगर आप बॉन्ड को मैच्योरिटी से पहले बेच देते हो, तो आपको कैपिटल गेन या लॉस दोनों हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द मार्केट कंडीशन। अब क्या ये सेफर देन इक्विटी होता है? बॉन्ड या एफडी को जनरली इक्विटी से सेफर माना जाता है, लेकिन ये बिल्कुल रिस्क फ्री नहीं होते हैं। अब अगर गवर्नमेंट बॉन्ड है तो सेफ है मान लेते हैं, लेकिन अगर कॉर्पोरेट बॉन्ड है तो वो सेफ नहीं होता है, रिस्की होता है। ठीक है, क्लियर हुआ?
नेक्स्ट है फिक्स्ड इनकम में सेफ्टी ऑफ बॉन्ड। बॉन्ड आर जनरली कंसिडर्ड सेफर देन इक्विटी, जो हम लोगों ने अभी बात किया कि इक्विटी से सेफर होते हैं। क्यों? इक्विटी मार्केट में आपको क्या होता है, रिटर्न ज्यादा है, रिटर्न ज्यादा है तो रिस्क भी ज्यादा है, ये रिटर्न ज्यादा है तो रिस्क भी ज्यादा है। वहीं अगर बॉन्ड मार्केट की बॉन्ड की बात करें तो इसमें रिटर्न थोड़ा कम है और रिस्क भी कम है, दोनों है। इनकम फ्रॉम बॉन्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड एंड कॉर्पोरेट बॉन्ड। अब देखो कि मान लेते हैं, एक चीज बता रहे हैं कि अगर मान लेते हैं कि गवर्नमेंट कोई बॉन्ड है जो आपको 6% इंटरेस्ट दे रही है, ठीक है, कूपन इंटरेस्ट, और जो कॉर्पोरेट बॉन्ड है वो आपको 9% दे रही है। सेम ये भी, इसकी जो फेस वैल्यू है वो 1000 है और इसकी भी फेस वैल्यू 1000 है। इसकी मार्केट वैल्यू 900 है, इसकी भी मार्केट वैल्यू 900 है। ये जो गैप है इन दोनों में 9 - 6%, 3% का जो गैप आ रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं क्रेडिट स्प्रेड। ये आगे आप पढ़िएगा, क्रेडिट स्प्रेड, ठीक है, इसको क्रेडिट स्प्रेड बोलते हैं। तो बेस्ड ऑन मैच्योरिटी पीरियड, शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी नीड्स, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स, इनकम जनरेशन, ठीक है, समझ में आया? क्लियर? तो अब बात करेंगे हम लोग इक्विटी की। इक्विटी क्या होता है? इक्विटी डेफिनेशन, इक्विटी रेफर टू ओनरशिप इन कंपनी। हमने अभी ये देखा कि बॉन्ड में क्या होता है कि आप उधार देते हो किसी कंपनी को, आप उधार देते हो। आप बिल्कुल क्लियर रखो इस चीज को कि जब आप बॉन्ड खरीदते हो, रियल एस्टेट खरीदते हो, तो ओनर बन जाते हो। जब आप बॉन्ड खरीदते हो, बॉन्ड में पैसा देते हो या बैंक में पैसा देते हो, तो आप बैंक को उधार देते हो, बदले में वो पैसा, क्योंकि बैंक के लिए लायबिलिटीज है, आपके लिए वो एसेट्स है। ये जो है इक्विटी है, इसमें क्या है, कंपनी के जब आप कोई शेयर खरीदते हो तो आप ओनर बन जाते हो। तो इक्विटी रेफर्स टू ओनरशिप इन कंपनी, परचेजिंग शेयर मेक एन इन्वेस्टर पार्ट ओनर, आप पार्ट ओनर बन जाते हैं। कई बार आपने देखा होगा किसी के बाद यार 51% उसका स्टेक है तो वो कंपनी का मालिकाना हक मिल जाता है। कई बार आप देखे होंगे गवर्नमेंट अंडरटेकिंग ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग ऑर्गेनाइजेशन का क्या होता है कि गवर्नमेंट के पास जो उस कंपनी का शेयर है वो 51% है, 50% से ज्यादा है। तो किसी के पास भी 51% से ज्यादा शेयर रहेगा, वो उस कंपनी का मालिक होता है, ठीक है। आप बस छोटा सा 2-4 शेयर, 100, 200, 10, 1,000 लेते, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो इक्विटी इज रिस्क कैपिटल एज ए अर्निंग आर टाइड टू द परफॉर्मेंस एंड रिस्क ऑफ द बिजनेस। अब ये जो पैसा हम लोग लगाते हैं इक्विटी मार्केट में, हम लोग ये लगाते हैं कि ये कंपनी अच्छा करेगी, कंपनी अच्छा करेगी तो आपको रिटर्न अच्छा मिलेगा। कंपनी अगर अच्छा नहीं करती है तो आपको पैसा कम भी हो सकता है। तो इक्विटी मार्केट में आप लगाते हैं सोच समझ कर, यार ये कंपनी बहुत, रिलायंस बहुत अच्छा कर रही है, इन्फोसिस बहुत अच्छा कर रही है, ब्लू चिप कंपनी में लगाते हैं क्योंकि उनके परफॉर्मेंस अच्छे हैं। बैंक में लगाते हैं, एसबीआई में लगाते हैं, एचडीएफसी बैंक में लगाते हैं, तो उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है तो वो नीचे नहीं जा रहे, तो आप वहां पे पैसा कंपनी के परफॉर्मेंस में लगा रहे हैं कि ये कंपनी अच्छा कर रही है। जैसे जैसे कंपनी ग्रो करेगी, आपका जो पैसा है, रिटर्न है, वो भी वैसे ही बढ़ता रहेगा। तो इक्विटी वो कैपिटल है जो आप एक बिजनेस में लगाते हो। जब आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हो तो आप उस कंपनी के पार्ट ओनर बन जाते हो। इक्विटी को रिस्क कैपिटल भी कहा जाता है क्योंकि ये कंपनी के परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। इक्विटी के बेनिफिट भी हैं, हायर रिटर्न फॉर लॉन्ग टर्म, अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहे हैं तो आपको ज्यादा रिटर्न मिलेगा, ये प्रूवन है। तो हिस्ट्रिकली अगर आप देखेंगे तो इक्विटी ने इन्फ्लेशन से ज्यादा रिटर्न दिया है। इन्फ्लेशन जहां पे 6% था और ये 10 साल के लिए अगर हम लोग सोचे, मतलब 1.06 टू द पावर 10, जितना आपका इन्वेस्टमेंट उससे कैलकुलेट के लिए, उससे कहीं ज्यादा दिया है। और अगर हम अदर क्लास की बात करें तो उससे भी, एग्जांपल के लिए कि मान लेते हैं कि अगर सेंसेक्स पहले 1979 में सेंसेक्स कितना था, 100 था,
सेंसेक्स 1979 में सेंसेक्स 100 था और 2023 में सेंसेक्स कितना हो गया, 66,000 तक पहुंचा है। अभी तो बहुत है, 63,000 तक पहुंचा है। तो सोचिए कि जब यहाँ पे पैसा किसी ने लगाया होगा और अभी इसका कैपिटल गेन कितना हो, मतलब 16% का कंपाउंड इंटरेस्ट आपको रिटर्न मिला है। जहां इन्फ्लेशन ने 6% दिया, वहीं इक्विटी से आपको 16% का फायदा हुआ है। तो इन्वेस्टमेंट, इक्विटी इन्वेस्टमेंट हैव टिपिकली जनरेटेड रिटर्न हायर देन इन्फ्लेशन, ठीक है, ऑफरिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहे हो, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो आपको यहाँ पे फायदा पहुंचेगा। जैसे कि आपने यहाँ देखा कि सेंसेक्स हैज ग्रोन 10 in 1979 and around 66,000 in July 2023, reflecting a compounded annual growth rate of 16%। क्लियर है? तो ये हमारा एक इक्विटी का एडवांटेज है। अब इनकम फ्रॉम इक्विटी, अपार्ट फ्रॉम कैपिटल एप्रिसिएशन, शेयर होल्डर में ऑल्सो रिसीव डिविडेंड। डिविडेंड भी अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है तो आपको खुश होकर आपको कंपनी के प्रॉफिट का कुछ हिस्सा भी मिलता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिविडेंड। प्लस कैपिटल एप्रिसिएशन भी होता है, तो डिविडेंड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, है ना। तो ये कंपनी का प्रॉफिट पे। दूसरी बात है कैपिटल एप्रिसिएशन भी मिलता है। लॉन्ग टर्म में अगर आपने सही कंपनी का शेयर खरीदा है तो आपको उसमें कैपिटल गेन भी मिलेगा, लेकिन इक्विटी के साथ कुछ डाउन साइड भी है जो आपको बिल्कुल याद रखना पड़ेगा जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो। प्राइस फ्लक्चुएशन, स्टॉक प्राइस फ्लक्चुएट करते हैं और शॉर्ट टर्म में ये काफ़ी वोलेटाइल हो जाते हैं। कंपनी के फंडामेंटल के अलावा मार्केट सेंटिमेंट भी प्राइस को इम्पेक्ट करते हैं। अगर एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि अगर आपने रिलायंस के शेयर 20 साल पहले खरीदा होता तो आज आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न मिलता, लेकिन इस जर्नी में कई बार स्टॉक प्राइस नीचे ऊपर होते रहते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आपने जब होल्ड किया तो ये आपको फायदा पहुंचा ही के जाएगा। तो इक्विटी प्राइस ऑफन फ्लक्चुएट ड्यू टू मार्केट सेंटिमेंट, बट ओवर द लॉन्ग टर्म दे जनरली फॉलो द बिजनेस फंडामेंटल्स। जितना दिन ज़्यादा आप होल्ड करेंगे उतना ज़्यादा आपको रिटर्न मिलेगा। अब कंपेयर करते हैं, कंपैरिजन अमंग रियल एस्टेट, कमोडिटीज, इक्विटी एंड फिक्स्ड इनकम। ओनरशिप वर्सेस लेंडिंग एसेट्स। अब क्या है लेंडिंग ओनरशिप, जैसे इक्विटी में आप क्या करते हैं, आप कंपनी का शेयर खरीदते हैं, आप ओनर पार्ट ओनर बन जाते हैं। रियल एस्टेट खरीदते हैं, उसमें आप ओनर रहते हैं। कमोडिटीज खरीदते हैं, इसमें आप ओनर रहते हैं। तो क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में ये पूछे या किसी ने ये आपसे पूछा कि ओनरशिप कब होता है, कौन से एसेट्स को खरीदने से हम लोग ओनर बन जाते हैं, तो याद रखिएगा इक्विटी, जिसमें पार्ट आप ओनर बनते हैं, और रियल एस्टेट में भी आप ओनर बनते हैं, और कमोडिटीज जब खरीदते हैं उसमें भी आप ओनर बन जाते हैं। तो एक चीज क्या है कि द इन्वेस्टर ओन द एसेट्स, इसमें आप क्या बनते हैं, ओनर बन जाते हैं। इसमें इन बॉन्ड इन्वेस्टर इज लेंडर, इसमें क्या होता है, आप लेंडर हैं, मतलब आप उधारी देते हैं। रिसीविंग अग्रीड अपॉन इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल पेमेंट, इसमें आप एक एग्रीमेंट साइन करते हैं, अगर बॉन्ड लेते हैं खरीदते हैं तो, कि आप इतना फिक्स इनकम आपको मिलेगा मंथली का, प्लस आपको कैपिटल एप्रिसिएशन जितना है मैच्योरिटी में मिलेगा। तो बॉन्ड में क्या होता है, आप लेंडर होते हैं, इन्वेस्टर जो होता है वो लेंडर होता है, और इक्विटी रियल एस्टेट एंड कमोडिटीज में ओनर होता है। फिजिकल वर्सेस फाइनेंशियल फॉर्म देखते हैं। फिजिकल मतलब जो चीज हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं, टच कर सकते हैं। फाइनेंशियल फॉर्म आपको सिर्फ नंबर्स में होंगे, डिजिटल फॉर्म में होंगे, तो फाइनेंशियल फॉर्म इसको कहते हैं। रियल एस्टेट एंड कमोडिटीज कैन बी ओन इन फिजिकल, आप दाल चावल तेल मसाले सोना चांदी ये आप देख सकते हैं। रियल एस्टेट में फ्लैट देख सकते हैं, जमीन देख सकते हैं, शॉप देख सकते हैं। तो ये रियल एस्टेट और कमोडिटीज को क्या आप छू सकते हैं, फिजिकल फॉर्म में होते हैं। लेकिन अगर आपने फाइनेंशियल फॉर्म में जैसे खरीदा है, मैंने कहा ना कि बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड है जो रियल एस्टेट में
होते हैं, इन्वेस्टमेंट किया जाता है, वो आप क्या कर सकते हैं, थोड़े से पैसे। अब रियल इस्टेट आपको खरीदने के लिए अगर मान लेते हैं ज़मीन खरीदना है या फिर आपको फ्लैट खरीदनी, तो बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अगर आपने म्यूचुअल फंड में लगा दिया रियल इस्टेट में ही, तो आप थोड़े से पैसे से लगा करके भी आप ओनर बन जाते हैं। तो वो आपका फाइनेंशियल फॉर्म हो गया, वो डिजिटल फॉर्मेट में हो गया। क्लियर? तो ये हमारे हो गया। अब क्या है, कैश फ्लो। कैश फ्लो का मतलब है कि रेगुलर इनकम आना, पैसा आना। इक्विटी कैश फ्लो फ्रॉम डिविडेंड। तो कैश फ्लो कैसे आता है? इक्विटी में अगर बात करें तो इक्विटी से हमारे पास जो कैश फ्लो डिविडेंड से आता है। कहां से आता है? डिविडेंड से। मतलब कंपनी अगर अच्छा की, उससे जो प्रॉफिट शेयर करेगी कंपनी, उसको हम लोग डिविडेंड कहते हैं। लेकिन ये क्या होता है, अनसर्टेन होता है। कंपनी अच्छा कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है। कंपनी डिविडेंड दे भी सकती है और नहीं भी दे सकती है। कितना देगी ये भी आपका अनसर्टेन रहता है। रियल एस्टेट में आपने जो लिया, जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप भी अनसर्टेन रहते हैं कि इसका रेंट आपको कितना मिलने वाला है, तो वो भी एक अनसर्टेन होता है। तो रेंट एज ए इनकम, और इसमें इनकम जो होता है, कैश फ्लो जो होता है, वो कैश फ्लो जो मंथली आपके पास इनकम आता है अपार्ट फ्रॉम कैपिटल गेन। तो जो मंथली या एनुअली जो भी आपका एग्रीड टर्म में जो उससे पैसा आता है, उसको हम लोग कैश फ्लो कहते हैं इसमें, और इसमें भी अनसर्टेन रहता है। कमोडिटीज की बात करें तो नो इंटरमिटेंट कैश फ्लो, इसमें कोई कैश फ्लो नहीं आता, सिर्फ कैपिटल गेन मिलेगा आपको, कैपिटल एप्रिसिएशन। कि आपने $10 पर बैरल आपने ऑयल परचेज किया था, लाइक पेट्रोल खरीदा था, डीजल होता ना, कच्चे तेल आपने खरीदा था मार्केट से, अभी क्या हुआ, $12 हो गया, आपने इसको बेच दिया, $2 का फायदा हो गया। तो यहाँ पे कोई कैश फ्लो नहीं मिलता आपको, सिर्फ कैपिटल एप्रिसिएशन होता है। बॉन्ड आपको रेगुलर इंटरेस्ट पेमेंट देता है जो फिक्स होता है, यही है जो सर्टन होता है। बाकी कोई सर्टन नहीं होता, क्योंकि इसमें पहले से ही ये बोल दिया जाता है कि 10% आपको मिलेगा। आप उधारी देते हैं कंपनी को, और कंपनी बदले में एग्रीड टर्म पे कि आपको 5 इयर्स के बाद मैं आपको इतना पैसा दूंगा और हर साल भी इतना पैसा दूंगा। तो बॉन्ड आपका सर्टन रहता है। अब एक कंजम्पशन वर्सेस इन्वेस्टमेंट। रियल एस्टेट एंड कमोडिटीज कैन बी बॉट फॉर कंजम्पशन, लिविंग इन अ हाउस और पर्सनल यूज ऑफ गोल्ड। अब क्या, रियल एस्टेट और जो कमोडिटीज है, ये दोनों आप पर्सनल यूज के लिए भी ले सकते हैं। जैसे कि आपने फ्लैट लिया खुद के रहने के लिए, रेंट देने से अच्छा है कि हम लोग अपने ही पैसा लें और अपने ही यूज के लिए लेते हैं। तो आप इसको पर्सनली आप यूज कर सकते हैं। गोल्ड में आपने इन्वेस्ट किया, आपने ज्वेलरी खरीद ली, आप उसको खुद भी यूज कर सकते हैं। तो कंजम्पशन वर्सेस इन्वेस्टमेंट, इक्विटी एंड बॉन्ड आर स्ट्रिक्टली इन्वेस्टमेंट। तो इसमें क्या है, रियल एस्टेट और कमोडिटीज में आप खुद भी यूज कर सकते हैं उसको, लेकिन इक्विटी और बॉन्ड ये सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट पर्पज से लेते हैं। ये आप खुद के यूज के लिए भी ले सकते हैं, लेकिन इक्विटी और बॉन्ड ये आप सिर्फ और सिर्फ अपने पर्पज के लिए और इन्वेस्टमेंट दोनों ले सकते हैं। इक्विटी और बॉन्ड सिर्फ इन्वेस्टमेंट पर्पज से, रियल एस्टेट एंड कमोडिटीज आप दोनों कर सकते हैं, मतलब इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन से। अब एक चीज देखते हैं, ये कैटेगरीज है। अगर इक्विटी की बात करें तो कई बार होता है ये समझने के लिए कि इक्विटी, जैसे ब्लू चिप कंपनी में आपने पैसा लगाया, तो ब्लू चिप कंपनी में पैसा लगाइएगा तो उनको इक्विटी में लगाएंगे। कई बार आप सुनते होंगे मिड साइज कंपनी, तो मिड साइज कंपनी का मतलब है जिसकी जो कैपिटलाइजेशन है, जिसकी जो एसेट्स है ना कंपनी की, मार्केट वैल्यूएशन, वो मिड साइज में, ना बहुत ज्यादा है ना बहुत कम है। फिर स्मॉल साइज कंपनी, जैसे मान लेते हैं कोई स्टार्टअप हुआ, अभी बिल्कुल छोटी सी कंपनी, उसको हम लोग स्मॉल साइज कंपनी में कहते हैं। उसी तरह अनलिस्टेड कंपनी, जिसकी ट्रेडिंग नहीं हो रही है स्टॉक एक्सचेंज में, वो अनलिस्टेड है। फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज, इक्विटी म्यूचुअल फंड, एक्सचेंज ट्रेडेड, इंडेक्स फंड, ये सारे एग्जाम्पल हैं इक्विटी फंड के। अब अगर फिक्स्ड इनकम, इनसे ये क्या है, ये आपका एक सर्टेन पीरियड तक होल्ड करना, इनको आप लॉन्ग टर्म तक आप होल्ड कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म, और इसमें रेगुलर इनकम डिविडेंड में मिलेगा। अब आते हैं फिक्स्ड इनकम में। फिक्स्ड डिपॉजिट विद बैंक, आपको इंटरेस्ट हर महीने मिल सकता है। रिकरिंग डिपॉजिट, आप अगेन महीने में आप डेली या मंथली आप जमा कर सकते हैं।
इंडोमेंट पॉलिसी, मनी बैक पॉलिसी, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, सुकन्या समृद्धि योजना, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम, रेकरिंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस, कंपनी फिक्स डिपॉजिट, डिबेंचर, बॉन्ड, डेप्ट म्यूचुअल फंड, ये सारे आपके रेगुलर इनकम है। यहां पे आप लेंड कर रहे हो, क्या कर रहे हो, आप लेंडर हो, आप पैसा दे रहे हो, और यहां पे क्या हो, आप ओनर हो, पार्ट ओनर, ठीक है। अब ये रियल एस्टेट में भी दो पार्ट में, एक फिजिकल है जो रेसिडेंशियल और कमर्शियल में बांट दिया गया है, फिर है फाइनेंशियल एसेट्स जो आप डिजिटल फॉर्म में आप देखते हैं, रियल एस्टेट म्यूचुअल फंड REMF। ये क्या है कि ये जो रियल एस्टेट म्यूचुअल फंड है, ये एक म्यूचुअल फंड है, सिर्फ और सिर्फ रियल एस्टेट में ही पैसा लगाती है। तो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट ये भी एक तरह का म्यूचुअल फंड है जो सिर्फ और सिर्फ किस में लगाती है, रियल एस्टेट में। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर में ही, उस सेगमेंट में ही पैसा लगाएगी जहां जहां वो कंपनी जो इंफ्रा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, वैसे ही कंपनी में पैसा और सेगमेंट में पैसा लगाएगी। तो ये क्या है, ये सारे फाइनेंशियल एसेट्स हैं, और ये क्या है, फिजिकल एसेट्स हैं, मतलब हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, और फाइनेंशियल एसेट्स जो डिजिटल फॉर्मेट में रहते हैं। फिर हाइब्रिड एसेट्स क्लासेस भी है। हाइब्रिड एसेट्स क्लासेस का मतलब है कुछ म्यूचुअल फंड में सेक्टर वाइज लगाएंगे, कुछ पैसा सेक्टर वाइज लगेगा, कुछ कमोडिटीज में लग सकता है, कुछ गोल्ड में लग सकता है, कुछ पार्ट इक्विटी में रहेगा, कुछ पार्ट गोल्ड में रहेगा, कुछ पार्ट फाइनेंशियल एसेट्स में रहे, कुछ पार्ट फिक्स इनकम में रहेगा। तो ये सारी चीजें हैं। कमोडिटीज जैसे गोल्ड, सिल्वर, गोल्ड फंड, कमोडिटी, EFT का मतलब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जिनका ट्रेडिंग होता है, और अदर्स में रियर क्वाइन, बहुत बार ऐसा होता है, रियर क्वाइन भी होता है, एक तरह का एसेट्स है, कभी भी चाहे आप बेच सकते। पेंटिंग है जैसे आर्ट पेंटिंग, रियल स्टैम्प, ये रियर स्टैम्प, जो स्टैम्प बहुत पुराना आप रखे हुए कलेक्शन में, आप उसको जब बेचेंगे तो बहुत सारा पैसा मिलेगा। तो ये थे सारे एसेट्स अमंग रियल एस्टेट, कमोडिटीज, इक्विटीज एंड फिक्स्ड डिपॉजिट। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि और भी जो चीजें हैं इसमें, और कैसे चीजें हैं, और उसमें क्या क्या चीजें हैं, वो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे।